फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम रिवेटेड कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का सेकंड चैप्टर है। इसके पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को, जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस दिन मैं ये वीडियो शूट करी वो होली का दिन है, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं होली की। तो चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को, जिसमें हमारा रिवेटेड कनेक्शन के पूरे जो भी कंसेप्ट वगैरह है, जिसमें जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, सभी पार्ट को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। 2 पार्ट में ये वीडियो हमारी बनेगी इस चैप्टर की। फर्स्ट पार्ट में हम सभी थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करने वाले हैं और सेकंड पार्ट में जो भी हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट होगा, डिजाइन का पार्ट होगा, उसको हम उसमें कवर करेंगे। तो यदि आप पीछे की वीडियो जो चैप्टर फर्स्ट की वीडियो उसको आप नहीं देखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो भी स्टूडेंट पॉलीटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, और इसमें हम सेकंड चैप्टर को आज कवर करने वाले हैं। तो देखिए, रिवेटेड कनेक्शन है हमारा सेकंड चैप्टर का नाम, रिवेट जोड़। इसमें हम एक एक जो भी आपके इम्पोर्टेंट जो भी डिफिनेशंस हैं, जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कोई भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। आपके सिलेबस से रिलेटेड सिलेबस भी डिस्कस हो चुका है। यदि आप सिलेबस की वीडियो नहीं देखे 6 सेमेस्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस देखिए, फिर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, उसको कोई भी स्टेप उसका छोड़िए मत। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा यदि आपको डिटेल में ये सब्जेक्ट समझना है। और दोबारा से अगर आप एक बार अच्छे से वीडियो ये देख लेते हैं, तो बार बार इसी चैप्टर पर या फिर इसी टॉपिक पर आपको समय देने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि पिछले एग्जाम के बेसिस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है स्टूडेंट को। तो आप भी अगर वीडियो बिना स्किप किए देखते हैं, तो आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है यहाँ से आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस्पातीय जोड़ है, स्टील कनेक्शन है। तो इस्पातीय जोड़ क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। स्टील कनेक्शन क्या होता है, तो किसी बड़ी इस्पाती संरचना का निर्माण करने के लिए अनेक अवयव, जिसको मेंबर्स बोलते हैं, या उपांगों को आपस में जोड़ा जाता है। किसी भी बड़ी इस्पाती संरचना का निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं, अनेक उपांगों को आपस में हम जोड़ते हैं। विभिन्न अवयवों को जोड़ने के लिए रिवेट बोल्ट लगाए जाते हैं। तो किसी भी छोटे छोटे पार्ट्स में अगर कोई भी मेंबर्स हैं, तो उनको जोड़कर अगर बड़ा पार्ट्स बनाना है, तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम उसको जोड़ सके आपस में और उनकी लंबाई को हम बढ़ा सकें। तो उसमें हम जोड़ने के लिए रिवेट या बोल्ट का प्रयोग करते हैं, अथवा वेल्डन भी की जाती है, वेल्डिंग करके भी। जैसे मान लीजिए ये एक पार्ट्स है किसी भी मटेरियल का या फिर किसी भी इस्पात का, तो इसके ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स होंगे। अगर हमको इसकी लंबाई बढ़ानी है, तो क्या करेंगे, ऐसा ही एक और पार्ट्स हम लेकर आएंगे और इसके साथ जोड़ेंगे। और जब इसके साथ जोड़ेंगे, तो बीच में जोड़ने के लिए कोई भी हमको यहाँ पर ज्वाइंट की जरूरत पड़ेगी, तो जिसमें हम रिवेट का प्रयोग कर सकते हैं, बोल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर वेल्डिंग भी कर सकते हैं। 2 छोटे छोटे जो भी सेक्शन हैं, उनको आपस में वेल्ड करके हम उनकी लंबाई को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो रिवेट है, बोल्ट है, या फिर वेल्डिंग है, जो भी प्रोसेस है हमारे ज्वाइंट करने के, तो ये सभी हैं। रिवेट के बारे में पढ़ना हमको, बोल्ट के बारे में पढ़ना है डिटेल में, और वेल्डिंग के बारे में भी हमको डिटेल में पढ़ना है। तो इनकी मदद से हम किसी भी खंड को आपस में जोड़कर, किसी भी मेंबर्स को आपस में जोड़कर उनकी लंबाई को इंक्रीज कर सकते हैं। यह संरचनात्मक जोड़ कहलाते हैं। यही जो हमारे होते हैं संरचनात्मक, यानी कि स्ट्रक्चरल ज्वाइंट कहलाते हैं। रिवेटर व बेल्ट स्थायी जोड़ कहलाते हैं। बोल्ट जोड़ आवश्यक होने पर बाद में खोले भी जा सकते हैं। तो 3 ज्वाइंट के बारे में आपको बताया जा रहा है, और तीनों के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। एक एक चैप्टर आपको मिलेंगे। अभी हम रिवेट के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हमको बोल्ट के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हमको वेल्डिंग के बारे में पढ़ना है। तो ये तीनों आपके ज्वाइंट है, स्ट्रक्चरल ज्वाइंट जिसको हम बोलते हैं, संरचनात्मक जोड़। और इसमें से जो आपके 2 जोड़ हैं, यानी कि रिवेट और बेल्ट जोड़ जो है, ये आपके क्या होते हैं, रिवेट और बेल्ट जोड़ आपके स्थायी जोड़ होते हैं, परमानेंट होते हैं। एक बार हम इस ज्वाइंट को लगा देते हैं, तो दोबारा हम इसको ऐसा नहीं कि चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बोल्ट जोड़ होता है, इसको हम क्या करते हैं, नट बोल्ट के द्वारा हम इस पे नट बोल्ट के द्वारा हम इस ज्वाइंट को लगाते हैं। तो ये बोल्ट आपके आवश्यक होने पर, ये स्थायी नहीं होते हैं, टेम्प्रोरी होते हैं। इसको हम आवश्यक होने पर क्या करते हैं, नट बोल्ट को हटाकर और फिर हम उसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिवेट और बेल्ट जोड़ अगर हम लगाए हैं, तो ये आपके परमानेंट ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि जो 3 जोड़ हैं आपके रिवेट, बोल्ट और वेल्डर में, तो इसमें से रिवेट और वेल्ड आपके परमानेंट ज्वाइंट हैं, और बोल्ट आपका ये आवश्यक होने पर इसको भी हम इसको खोल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके ज्वाइंट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवेट जोड़। तो इसमें से जो आपका, अभी हम रिवेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो
जनरली हम जान लिए कि ज्वाइंट आपके कितने प्रकार के होते हैं, रिवेट होते हैं, बोल्ट होते हैं और वेल्डन होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना डिटेल किसके बारे में, रिवेट के बारे में पढ़ना है। तो रिवेट के बारे में हम पूरा डिटेल इस जो चैप्टर है उसके अंतर्गत हम देखेंगे। तो देखिए रिवेट ज्वाइंट में सबसे पहले हम रिवेट के बारे में जानेंगे। रिवेट आपका होता क्या है, रिवेट की क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से वर्गीकरण है, किसके आधार पर उनको क्लासिफाइड किया गया है, तो पूरा डिटेल हम रिवेट की ही बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए ये रिवेट है हमारा। रिवेट का डिफिनेशन क्या होता है, रिवेट इस्पात की एक गोल कील होती है जिसका एक सिरा कुछ मोटा बनाया जाता है, इसे शीर्ष कहा जाता है। शेष भाग को दंड या सैंक कहा जाता है। रिवेट का परिमाप उसके सैंक के व्यास द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये लाइन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिवेट का परिमाप है, ठीक है, रिवेट का परिमाप उसके सैंक के व्यास द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। रिवेट दो प्लेटों को दृढ़ता से जोड़ता है। तो अभी हम देखेंगे रिवेट होता क्या है। अगर किसी को पहले से पता होगा ज्वाइंट के बारे में, रिवेट, वेल्ड और बोल्ट ज्वाइंट, अगर आप फर्स्ट ईयर में आप वर्कशॉप किए होंगे तो वेल्डिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन रिवेट और बोल्ट के बारे में भी जनरली सभी को पता होगा, लेकिन रिवेट के बारे में हो सकता है ना पता हो, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। रिवेट देखिए, रिवेट का डिफिनेशन क्या है कि रिवेट एक इस्पात की एक गोल कील होती है। यहाँ पर आपको रिवेट दिखाई गई, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, ये रिवेट का डायग्राम है। इस प्रकार से कुछ रिवेट होता है। रिवेट इस्पात की एक गोल कील होती है, ये इस्पात की आपकी गोल कील है जिसका एक सिरा कुछ मोटा बनाया जाता है। ये सिरा आपका मोटा है जिसको हम शीर्ष बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और बाकी जो सिरा बचा हुआ है शेष भाग को हम क्या बोलते हैं, दंड बोलते हैं, दंड या सैंक बोलते हैं, सैंक के नाम से हम जानते हैं। तो दो पार्ट्स इनके होते हैं, एक सिरा इनका मोटा है जिसको हम शीर्ष बोल रहे हैं, और जो दूसरा सिरा है इसको हम सैंक या दंड बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखना है, और यही हमारा रिवेट होता है, ठीक है। किसी भी ज्वाइंट में अभी हमको यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, रिवेट का परिमाप उसके सैंक के व्यास के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर रिवेट का परिमाप आपसे पूछा जाए कि किसके आधार पर व्यक्त किया जाता है, तो जो सैंक का व्यास होता है, ये जो सैंक है, इसके डया के आधार पर हम रिवेट का परिमाप बताते हैं कि क्या होगा रिवेट का परिमाप। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एक लाइन। रिवेट दो प्लेटों को दृढ़ता से जोड़ता है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि रिवेट ज्वाइंट हम किस प्रकार से लगाते हैं। दो प्लेट है, एक प्लेट आपकी ये है और ये की दूसरी प्लेट है, आपको दिखाया जा रहा है प्लेट। इन दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ होल बना रहता है, इसी होल में हम इस रिवेट को यहाँ पर लगाकर और इन दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिवेट लगा देंगे, और ये रिवेट का ऊपरी यहाँ पर देख सकते हैं, ये रिवेट का शीर्ष है, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको चपटा कर देते हैं इसको, ठीक है, और इस प्रकार से हम रिवेट ज्वाइंट लगा देते हैं। दो प्लेटों को जोड़ने के लिए हम रिवेट का यूज करते हैं। तो रिवेट की जोड़ में स्थिति इस प्रकार से हम रिवेट को जो भी ज्वाइंट होते हैं, प्लेट होते हैं, उसको ज्वाइंट करने के लिए इस प्रकार से हम यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया रिवेट। आपको यहाँ से क्लियर होगा कि रिवेट हमारा क्या होता है, रिवेट का डिफिनेशन क्या होता है, और रिवेट को किसके आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवेटों का वर्गीकरण। रिवेटों का जो रिवेट होते हैं उनके क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए रिवेट का वर्गीकरण उनके शीर्ष के आकार, पहला आपका जो आधार है शीर्ष के आकार के अनुसार किया गया है। दूसरा हमारा संरचना में उन्हें लगाए जाने की विधि के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। और तीसरा हमारा उनके लगाने के स्थान व लगाने में उपयुक्त शक्ति के अनुसार किया जाता है। तो तीन टाइप से, तीन बेसिस पे इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला तो हमारा शीर्ष के आकार के आधार पर जो रिवेट का क्लासिफिकेशन है। दूसरा हमारा है संरचना में उन्हें लगाए जाने की विधि के अनुसार, कि किस विधि के द्वारा संरचना में लगाया जाता है, तो उसके आधार पर इनका वर्गीकरण है। और तीसरा हमारा है उनके लगाने के स्थान, जो लगाने का स्थान है वो लगाने में उपयुक्त शक्ति के अनुसार भी इनका वर्गीकरण किया गया। तो मेनली तीन टाइप से इनके वर्गीकरण के, तो तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो हमारा टाइप है शीर्ष के आकार के अनुसार। तो जो रिवेट का शीर्ष है उसके आकार के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सा इनका आकार है। इसके अनुसार रिवेटों को निम्नवत वर्गीकृत किया गया है। तो फर्स्ट हमारा फिगर आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए फिगर बना हुआ है। तो ये हमारा एक फिगर है, यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। तो ये रिवेट है, रिवेट ऐसे ही होता है, ये शीर्ष होता है, ये सैंक होता है हमारा। और यहाँ पर देख सकते हैं सैंक का जो डया है डी दिया है। तो ये अगर ये डी है तो इसका जो शीर्ष है इसकी जो लंबाई यहाँ पर देखिए 1.6 डी होगी, और यहाँ पर देख सकते हैं 0.7 डी, ठीक है। ये हेड है हमारा, ये सैंक है। दूसरा जो इनका दिखाया गया है वर्गीकरण जो है शीर्ष के अनुसार, तो इनका शीर्ष इस प्रकार से भी हो सकता है, ये डी है तो 1.6 डी होगा, और ये हमारा 0.7 डी है, और इस प्रकार से इनका शीर्ष हो सकता है। इनके नाम भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं तीसरा जो हमारा वर्गीकरण है शीर्ष के अनुसार। तो इस प्रकार से भी इनका शीर्ष हो सकता है। ये हमारा देख सकते हैं इस प्रकार से शीर्ष है। ये हमारा डी है 1.6 डी, 0.7 डी, और ये हमारा ये जो कंठ है जिसको हम कंठ बोलते हैं, ये हमारा 0.5 डी है।
ये हमारा तीसरा है। चौथा हमारा जो वर्गीकरण है शीर्ष के अनुसार, इस प्रकार से भी हमारा शीर्ष हो सकता है। तो शीर्ष के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया रिवेट को। इस पर ये D 1.5D 0.5D और यहाँ पर आपका 60 डिग्री का एंगल आपको दिखाया गया है, यहाँ पर 15 डिग्री का एंगल दिखाया गया। इस प्रकार से भी आपका शीर्ष हो सकता है। ये D है 1.5D 0.5D, इस प्रकार से भी इनका शीर्ष हो सकता है रिवेट का। और एक आपका लास्ट है जो आपका इस प्रकार से हो सकता है रिवेट का शीर्ष, ये जो एकदम फ्लैट होता है, ये आपका D है, 2D है और 2.25D। तो चलिए अब हम इनका नाम देख लेते हैं। जो अलग अलग आपको फिगर दिखाया गया, इनके नाम भी हैं कि किस नाम से हम इनको जानते हैं। तो फर्स्ट जो आपको फिगर दिखाया गया उसको हम कटाह शीर्ष के नाम से जानते हैं, स्नैप हेड। दूसरा हमारा सांक्वी शीर्ष, पैन हेड। तीसरा हमारा सांक्वी शीर्ष टेपर कंठ के साथ, ये आपका सांक्वी शीर्ष है। इसी प्रकार से आपको दूसरा फिगर दिखाया गया था, लेकिन इसमें जो कंठ है इनका वो टेपर है, जो थ्रोट आपको दिखाया गया ये टेपर है। फिर हमारा है गोलाकार शंकुकात शीर्ष, यहाँ पर आपको दिखाया गया गोलाकार शंकुकात शीर्ष। सपाट या चपटा शंकुकात शीर्ष, ये आपका चपटा शंकु के आकार का है, लेकिन इनका जो शीर्ष है वो चपटा है। और ये हमारा गोलाकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लैट है। तो सपटा या जो आपका सपाट या चपटा शीर्ष, ठीक है, ये जो हमारा है बिल्कुल फ्लैट है शीर्ष इसका, इसको हम बोलते हैं सपाट या चपटा शीर्ष, यानी कि फ्लैट हेड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 6 प्रकार के वर्गीकरण है, तो रिवेट के जो शीर्ष होता है उनके आकार के अनुसार, आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। उपरोक्त शीर्ष के सभी परिमाप रिवेट के संख्या के व्यास के अनुपात में दिखाए गए हैं। तो जिनका परिमाप है रिवेट के संख्या के व्यास के अनुपात में इनको दिखाया गया है। तो ये सभी आपके हो गए इनके जो रिवेट का शीर्ष है उसके आकार के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है लगाए जाने वाली विधि के अनुसार। तो लगाए जाने वाली विधि हमारी कौन कौन सी है। पहला हमारा है गर्म कर लगाए जाने वाले रिवेट, जिसको हम हॉट ड्रिवन बोलते हैं। और दूसरा हमारा जो मेथड है ठंडे लगाए जाने वाले रिवेट, जिसको हम कोल्ड ड्रिवन बोलते हैं। तो 2 मेथड इसके हैं। जो लगाए जाने वाली विधि है उसके अनुसार इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, गर्म कर लगाए जाने वाले रिवेट, ठंडे लगाए जाने वाले रिवेट, यानी कि हॉट और कोल्ड ड्रिवन। नेक्स्ट हमारा जो वर्गीकरण है वो लगाने के स्थान व शक्ति के प्रयोग के अनुसार है। तो इसके आधार पर इनका 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला हमारा है हस्तचालित रिवेट, जिसको हम हैंड ड्रिवन रिवेट्स बोलते हैं। दूसरा हमारा है शक्ति चालित रिवेट, जिसको हम पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट्स बोलते हैं। और तीसरा भी हमारा शक्ति चालित रिवेट है, लेकिन ये शॉप रिवेट है, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स। ये हमारा फील्ड है और ये हमारा शॉप है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये लगाए जाने के स्थान व शक्ति के प्रयोग के अनुसार जो रिवेट्स का क्लासिफिकेशन से ये भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट है कि हस्तचालित रिवेटों की सामर्थ्य न्यूनतम होगी। जो आपके हस्तचालित रिवेट होंगे उसकी सामर्थ्य क्या होगी, न्यूनतम होगी। रिवेटों को लगाने हेतु उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार शक्ति चालित शार्प रिवेट की सामर्थ्य अधिकतम होगी तथा शक्ति चालित स्थल रिवेटों की सामर्थ्य मध्यम होगी। तो यहाँ पर जो 3 रिवेट आपको दिखाए गए हैं लगाने के स्थान व शक्ति के प्रयोग के अनुसार, तो इसमें जो हस्तचालित रिवेट होंगे उसका जो सामर्थ्य होगी वो आपकी न्यूनतम होगी। जो शक्ति चालित फील्ड रिवेट है इसकी मध्यम होगी सामर्थ्य, और जो शक्ति चालित शॉप रिवेट है इसकी सामर्थ्य जो होगी अधिकतम होगी। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, इसको नोट्स बनाना है इसके। अगर अभी से आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे, आप अच्छे से समझते चलेंगे सभी टॉपिक को, तो लास्ट में जब आपका एग्जाम का टाइम होगा तब आपको कोई भी चीज़ें टफ नहीं लगेंगी, बहुत ही ईजी लगेंगी, बहुत ही अच्छे से आप एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एग्जाम के टाइम में जाकर सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे तब आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कुछ भी, और आपके एग्जाम भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आप अभी से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवेट जोड़ों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट आपके इजी हैं, बस आपको ये करना है कि अभी से आपको थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार एग्जाम के टाइम आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको टफ लगेंगी। तो रिवेट जोड़ों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, रिवेट के जोड़ कौन से हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवेट जॉइंट, और इसी के आधार पर आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे आगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जॉइंट को समझना है, जॉइंट किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, मेनली 2 जॉइंट हमारे होते हैं। रिवेट जोड़ निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है लैप जोड़ या चढ़ाव जोड़। ये सभी आप उसमें पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में जब वर्कशॉप किए होंगे, तो कुछ चीज़ें आपको जॉइंट के बारे में वहाँ पर बताई गई होंगी। लैप जोड़ या चढ़ाव जोड़, जिसको हम लैप जॉइंट बोलते हैं, और दूसरा हमारा है बट या टक्करी जोड़, जिसको हम बट जॉइंट बोलते हैं। तो 2 प्रकार के जोड़ होते हैं, लैप जोड़ और बट जोड़। तो पहले ही हम आपको क्लियर कर दें कि लैप जॉइंट और बट जॉइंट क्या होता है जनरली, ठीक है। लैप जॉइंट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक के ऊपर, जैसे मान लीजिए एक आपका ये कोई प्लेट है और इसके ऊपर दूसरी प्लेट रख के और जॉइंट लगाया जा रहा है, तो हमारा लैप जॉइंट हो गया, यानी कि ओवरलैप जो कर देता है, ठीक है, ओवरलैप कर जाता है कोई भी चीज़ें, तो उसको हम क्या बोलते हैं। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है, आपको ध्यान देना। ओवरलैप का मतलब अगर आप समझ रहे हैं तो वही चीज़ें यहाँ पर भी है लैप जॉइंट में। दूसरा हमारा बट या टक्करी जोड़। तो बट
या फिर टक्करी जोड़। टक्कर का मतलब आप समझते होंगे कि जैसे मान लीजिए एक ये कोई पार्ट्स है और दूसरा पार्ट इसके जस्ट टक्कर में, यानी कि इसके जस्ट समानांतर आप रख के और उनको आपस में जोड़ रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है वो, लेकिन जस्ट उनके बगल में है, उनके समानांतर है। तो इस प्रकार से जो ज्वाइंट होगा वो हमारा टक्करी जोड़ होता है, बट ज्वाइंट होता है। लैप में क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप कर जाती है, चाहे थोड़ा करे या ज़्यादा करे, ओवरलैप रहती है। तो यही आपके दो ज्वाइंट होते हैं। इसको हम आगे फिगर की मदद से बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। लैप जोड़ या चढ़ाव जोड़ में दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है। जब ओवरलैप होता है तो उसी को हम बोलते हैं लैप ज्वाइंट। फिर हमारा क्या होता है बट या टक्करी जोड़। तो इसमें प्लेटों को एक ही समतल में एक दूसरे से सटाते हुए रखा जाता है। इन पर एक या दो कवर प्लेटों को रखते हुए रिवेटों द्वारा जोड़ा जाता है। सामान्यतः, ये आपका लाइन इंपॉर्टेंट है, सामान्यतः कवर प्लेट की जो मोटाई होती है, कवर प्लेट की मोटाई मुख्य प्लेट की मोटाई के 5/8 गुना रखी जाती है। ठीक है, जो कवर प्लेट की मोटाई होगी वो मुख्य प्लेट की मोटाई के 5/8 गुना रखी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जो रिवेट जो आपका लैप जॉइंट होता है उसमें तो एक जो प्लेट होती है दूसरी प्लेट के ऊपर रख के हम ज्वाइंट करते हैं, तो उसमें किसी भी कवर प्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो बट ज्वाइंट होता है एक दूसरे के समानांतर रखकर हम उनको जोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है एक या दो, यानी कि ऊपर भी हम कवर प्लेट लगा सकते हैं या फिर ऊपर और नीचे दोनों साइड में। तो दोनों साइड में हम कवर प्लेट लगा के और इनको रिवेट के द्वारा जोड़ते हैं। सामान्यतः जो कवर प्लेट की मोटाई होती है मुख्य प्लेट की जो मोटाई होती है उसके 5/8 गुना रखी जाती है उनकी मोटाई। तो ये लाइन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लैप और बट ज्वाइंट को हम देखेंगे यहाँ पर फिगर की मदद से कि क्या होता है आपका लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट। तो चलिए हम देख लेते हैं इनको। पहला हमारा जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है पॉइंट, यदि रिवेटों की एक पंक्ति हो तो जोड़ को क्रमशः एकल रिवेट लैप जोड़, जिसको हम सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट कहते हैं, अथवा एकल रिवेट बट जोड़ या सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट कहा जाता है। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि एक पंक्ति हो, दो पंक्ति हो, तीन पंक्ति हो, तो इसका क्या मतलब है। तो अभी आपको यहाँ पर इनके कंडीशन को समझना है कि लैप जॉइंट और बट जॉइंट तो आप समझ लिए, लेकिन जो अगर यदि रिवेटों की एक पंक्ति हो या तो हम उसको क्या बोलेंगे। अगर लैप जॉइंट होगा तो एकल रिवेट लैप जॉइंट बोलेंगे, अगर बट जॉइंट होगा तो एकल रिवेट बट जॉइंट बोलेंगे, अगर एक पंक्ति है दोनों में तो। ठीक है, या तो लैप जॉइंट पे या बट जॉइंट पे। अगर लैप जॉइंट में दो पंक्ति है तो उसको हम डबल रिवेटेड लैप जॉइंट बोलेंगे। अगर बट जॉइंट में भी आपके डबल रिवेट है तो दो पंक्तियां हैं तो उसमें भी हम उसको बोलेंगे डबल रिवेट बट जॉइंट। फिर अगर आपके लैप जॉइंट में तीन पंक्तियां हैं तो उसको हम ट्रिपल रिवेट लैप जॉइंट बोलेंगे। अगर बट जॉइंट में आपके तीन पंक्तियां हैं तो उसको हम ट्रिपल रिवेट बट जॉइंट बोलेंगे। जॉइंट तो आपके दो ही हैं और तीन इनके केस हो सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तीन तो मेनली होते हैं कि एकल रिवेट, डबल रिवेट और ट्रिपल रिवेट। ठीक है, तेरह रिवेट बट जॉइंट या फिर लैप जॉइंट, तो तीन तो इनके मेन होते हैं। उससे ज़्यादा अगर होंगे तो उसको हम बहु रिवेट लैप जॉइंट या बहु रिवेट बट जॉइंट बोलते हैं, जिसको हम डायमंड रिवेट पद्धति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन तीन आपके मेन होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं ये एकल रिवेट, दोहरा रिवेट और ट्रिपल रिवेट आपका क्या होता है। पहले हम यहाँ पर रिवेट और बट को हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, जो भी कंडीशन इनके। तो पहला हम सिंगल रिवेट की बात कर रहे हैं, चाहे लैप जॉइंट हो या बट जॉइंट हो। तो सबसे पहले तो जॉइंट आप फिगर में देख लीजिए कि क्या होता है लैप जॉइंट और बट जॉइंट। तो ये आपके दो प्लेट हैं, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। ठीक है, और ये दोनों प्लेटें क्या है आपको दिख रहा है यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। ठीक है, ये जो दोनों प्लेटें हैं एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप है, तो इसी को हम बोलते हैं लैप जॉइंट। ये प्लेट क्या है इस प्लेट के ऊपर है और ये प्लेट इस प्लेट के ऊपर है। तो इस प्रकार से ये दोनों ओवरलैप है, तो इसके बीच में क्या करें, ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है तो यही आपका रिवेट ज्वाइंट है। इसके अंदर हम रिवेट डाल के जो भी होल बनाते हैं, इसमें रिवेट जो ज्वाइंट है इसको लगा के हम इन दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ते हैं। और यही आपका ओवरलैप कहाँ से कहाँ तक किया है, यहाँ से यहाँ तक ये ओवरलैप किया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो भी लैप ज्वाइंट होता है इस प्रकार से होता है, एक दूसरे के ऊपर प्लेटें ओवरलैप कर जाती हैं। जो बट ज्वाइंट है वो किस प्रकार से होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि आप ध्यान से देखेंगे जो ये बीच का जो प्लेट है इस पे तीन प्लेटें, एक ऊपर एक नीचे, जो यहाँ से यहाँ तक है ये नीचे वाली, तो ये आपकी कवर प्लेटें होती हैं। ठीक है, और ये जो बीच में आपकी प्लेटें लगी हुई हैं, पतली सी प्लेटें दिख रही है, और यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रहा है, तो यहाँ तक एक प्लेट है और इसके आगे एक दूसरी प्लेट है। ये दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करती है, टक्करी जोड़ है यानी कि बट ज्वाइंट है। तो दोनों प्लेट को हम समानांतर रख के आपस में एक साथ रख के इनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन यहाँ तक एक प्लेट है इधर बीच वाली, और यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट है। दोनों प्लेट को हम आमने सामने रखकर और इसके ऊपर हम एक ऊपर से कवर लगा दिए, कवर प्लेट एक नीचे से लगा दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक जो कवर प्लेट है, और इसको लगाकर और रिवेट ज्वाइंट, ये आपका देख सकते हैं एक रिवेट ज्वाइंट इधर है एक प्लेट में और एक रिवेट ज्वाइंट दूसरे प्लेट में। तो इस प्रकार से हम रिवेट ज्वाइंट लगा के और इन प्लेटों को आपस में जो बट ज्वाइंट है इसको हम लगाते हैं।
तो ये आपकी मेन प्लेट है जो बीच में लगी हुई है दोनों तरफ से, और ये जो ऊपर नीचे लगा हुआ है वो कवर प्लेट आपका होता है। तो इस प्रकार से आप लैप जॉइंट, बट जॉइंट तो क्लियर समझ लिए होंगे। अभी हम देखते हैं कि एकल रिवेट, दोहरा रिवेट और 13 रिवेट बट जॉइंट या लैप जॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम एकल रिवेट की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर लैप जॉइंट में एक रिवेट लगा हुआ है तो इसका जब हम ये डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से होगा। ये आपका एक प्लेट है, ये जो नीचे वाली प्लेट है इसको दिखाया गया, यहाँ से एक प्लेट हो गई, और ये ऊपर वाली प्लेट है तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक दिखा लिए जहाँ तक ये प्लेट है ऊपर वाली प्लेट, और एक सिंगल आपका रिवेट लगा हुआ है तो सिंगल रिवेट आपको दिखेगी, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। ये आपकी सिंगल रिवेट हो गई, एक ही लाइन दिख रही है, एक ही पंक्ति दिख रही है। इसमें क्या है, इसमें भी एक ही पंक्ति दिख, इसको हम दो नहीं कहेंगे, ये बट जॉइंट है। बट जॉइंट में क्या है कि एक प्लेट में एक रिवेट लगा हुआ है, दूसरे प्लेट में एक रिवेट लगा हुआ है। अगर एक ही में दो लगा होता, तीन लगा होता, तो हम उसको दोहरा 13 बोले, क्योंकि यहाँ पर लैप है तो यहाँ पर एक ही होगा, लेकिन बट है तो इसमें दोनों को समानांतर रखते हैं तो दोनों तरफ हमको लगाना पड़ता है, तो ये भी हमारा सिंगल ही होगा। ठीक है, इसमें एक रिवेट लगा हुआ है, एक पंक्ति है इधर, एक पंक्ति इधर है, तो इसको भी हम एकल रिवेट बट जॉइंट बोलते हैं, और इसको हम एकल रिवेट लैप जॉइंट बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया सिंगल रिवेट, लैप जॉइंट और बट जॉइंट किस प्रकार से होता है। अभी हम देखेंगे डबल रिवेट, लैप जॉइंट और बट जॉइंट आपका क्या होता है। तो देखिए, यदि रिवेट की दो पंक्तियां हो तो जोड़ को क्रमशः दोहरा रिवेट लैप जोड़, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, या फिर दोहरा रिवेट बट जोड़, जिसको हम डबल रिवेटेड बट जॉइंट कहते हैं। तो जब दो पंक्तियां होंगी रिवेट की, जॉइंट हम दो बार लगाएंगे तो इसमें हमारी दो पंक्तियां आएंगी, इसको हम बोलते हैं दोहरा रिवेट लैप या बट जॉइंट। तो यहाँ पर भी हम दोनों को साथ साथ देखेंगे, एक लैप जॉइंट और एक बट जॉइंट, दोनों हमारे डबल हैं। तो यहाँ पर देखिए लैप जॉइंट है, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट है, और इसमें हम दो रिवेट लगाए हुए हैं। ठीक है, तो दो रिवेट लगाएंगे तो जब हम इनका डायग्राम बनाएंगे तो दो पंक्तियाँ इसमें आएगी, एक तो इसके लिए, एक हमारी इसके लिए। तो इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं, दो पंक्तियाँ हैं तो इसको हम बोलेंगे दोहरा रिवेट लैप जोड़। फिर हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं बट जॉइंट है, एक प्लेट इधर लगी हुई, ये लाइन आपको दिख रही है बीच में। ठीक है, तो ये प्लेट आपकी इधर है, एक बीच वाली, एक प्लेट इधर है, दोनों को आमने सामने रखकर और इसके ऊपर कवर प्लेट लगा के ऊपर और नीचे से इसको हम जॉइंट, दो रिवेट इधर लगाए हैं, दो रिवेट इधर लगाए, एक प्लेट में और एक दूसरी प्लेट में। तो इसमें भी हमारी दो लाइनें बन रही हैं, ये बट जॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं बीच में टक्करी जोड़ लगी हुई है, बट जॉइंट है। तो दो लाइन इधर बनी हुई, दो पंक्तियाँ इधर है, तो इसको हम बोलेंगे दोहरा रिवेट बट जॉइंट, बट जोड़ हम बोलेंगे। ठीक है, ये कवर प्लेट आपकी लगी हुई है ऊपर और नीचे। तो इस प्रकार से आपके दोहरा हो जाते हैं। और फिर हम ये आगे देखेंगे ट्रिपल रिवेट लैप जॉइंट या बट जॉइंट क्या होता है। तो तीसरा हमारा जो है, यदि रिवेटों की तीन पंक्तियां हो तो जोड़ को क्रमशः 13 या 3 रिवेट लैप जोड़ या फिर 13 या 3 रिवेट बट जोड़ कहा जाता है। तो इसका फिगर हम डायग्राम जो है आगे हम देखेंगे 13 रिवेट किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि रिवेटों की 3 से अधिक पंक्तियां हो तो उसे क्रमशः बहु रिवेट लैप जोड़ या बहु रिवेट बट जोड़ कहा जाता है। तो पहले हमने बताया कि यदि रिवेटों की 3 से अधिक पंक्तियां हो तो उसे क्रमशः बहु रिवेट लैप जोड़ या फिर बहु रिवेट बट जोड़ कहा जाता है। तो पहले हमने बता दिया था आपको कि 3 मेन इनके कंडीशन होते हैं, सिंगल रिवेट, डबल रिवेट, ट्रिपल रिवेट। इसके बाद से अगर अधिक रिवेट हो रहे हैं, 3 से अधिक हो रहे हैं, तो उसको हम बहु रिवेट यानी कि मल्टीपल रिवेटेड लैप जॉइंट या फिर मल्टीपल रिवेटेड बट जॉइंट हम बोलते हैं। तो आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जोड़ों में रिवेटों की व्यवस्था। जो जॉइंट्स होते हैं उसमें रिवेटों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है जॉइंट में रिवेट का। तो जब किसी जोड़ में रिवेटों की 2 या अधिक पंक्तियां होती हैं तब रिवेटों की व्यवस्था निम्न प्रकार की जा सकती है। जब 2 या उससे अधिक पंक्तियां होती है तो निम्न प्रकार से इनकी हम व्यवस्था करते हैं। पहला हमारा है श्रृंखला रिवेट पद्धति, जिसको हम चेन रिवेटिंग बोलते हैं, और दूसरा हमारा है विषम रिवेट पद्धति, जिसको हम जिग जैग रिवेटिंग बोलते हैं। तो ये हमारा श्रृंखला रिवेट पद्धति क्या होता है और विषम रिवेट पद्धति क्या होता है। तो इसका यूज हम कब करेंगे, जब 2 या अधिक पंक्तियां होती है तो उसका हम इसमें व्यवस्था करते हैं किस प्रकार से रिवेट का अरेंजमेंट हमको करना है। तो इन दो मेथड के द्वारा हम कर सकते हैं। हम देखते हैं श्रृंखला रिवेट पद्धति में अनुदैर्ध्य काट पर रिवेट एक दूसरे के सामने आते हैं, जबकि विषम रिवेट पद्धति में ऐसा नहीं होता है। तो जो चेन रिवेटिंग है इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चेन रिवेटिंग है, इसमें क्या होता है रिवेट एक दूसरे के सामने आते हैं, जबकि जो विषम रिवेट पद्धति होती है इसमें ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ये जो अरेंजमेंट है, जो जिग जैग रिवेटिंग होती है, इसको हम बोलते हैं विषम रिवेट पद्धति। ठीक है, अभी आपको बताया गया कि जो रिवेट में जोड़ों की व्यवस्था होती है 2 प्रकार से होती है, एक श्रृंखला रिवेट पद्धति, एक विषम रिवेट पद्धति। तो श्रृंखला रिवेट में एक दूसरे के सामने आते हैं जो रिवेट होते हैं, लेकिन जो आपके विषम होगा यानी कि जिग जैग होगा उसमें इस प्रकार से कुछ रिवेट की व्यवस्था होती है, इसको हम बोलते हैं जिग जैग रिवेटिंग। तो इसमें रिवेट एक दूसरे के सामने नहीं होते। तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, और यही आपका 13 रिवेट लैप जॉइंट भी है या बट जॉइंट, ये लैप जॉइंट, ये बट जॉइंट, 13 रिवेट जिसमें 3-3 पंक्तियां हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डायमंड रिवेट पद्धति आपकी क्या होती है। डायमंड रिवेटिंग हम किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब 2 इस्पाती चपटी पत्तियों को
तनन बल वहन करने हेतु तान अंग यानी कि टाई के रूप में बट जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है। तब रिवेटों की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि आंतरिक काट ए से बाहरी और प्रत्येक काट पर रिवेटों की संख्या क्रमण में घटती जाती है। इस व्यवस्था को डायमंड रिवेट पद्धति कहा जाता है। जब हम क्या करते हैं, दो इस्पाती चपटी पत्तियों को जो फ्लैट्स होते हैं उनको तनन बल वहन करने हेतु टाई के रूप में बट जोड़ द्वारा जब जोड़ते हैं तब रिवेटों की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है कि आंतरिक काट जो होता है ए से बाहरी ओर प्रत्येक काट पर रिवेटों की संख्या क्रमण में घटती जाती है और इसी व्यवस्था को हम डायमंड रिवेट पद्धति कहते हैं, जिसको हम डायमंड रिवेटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक आपका यहाँ पर फ्लैट है, ठीक है, चपटी इस पत्तियां हैं इस्पात की, और इसमें जो रिवेट जो कवर प्लेट लगे हुए हैं यहाँ पर रिवेटों की जो व्यवस्था है, तो ये आपका काट ये ए है, ठीक है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए जो काट है तो ए से बाहरी ओर, ठीक है, इससे बाहरी ओर इधर भी देख सकते हैं आप, इधर भी देख सकते हैं। तो जो रिवेट होती है इनकी संख्या क्रमशः घटती जाती है। यहाँ पर 4 रिवेट लगे हैं तो यहाँ पर 3 लगेंगे, यहाँ पर 2 लगेंगे, यहाँ पर 1 लगेंगे। तो इस प्रकार से इधर भी 4 है तो 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो इस प्रकार से क्रमण में घटती जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं डायमंड रिवेट पद्धति या फिर बहु रिवेट जोड़ इसको हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ज्वाइंट हम देते हैं, ये हमारा डायमंड रिवेटिंग होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा डायमंड रिवेटिंग हमारा क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जोड़ परिभाषाएं, यानी कि कनेक्शन डिफिनीशन कौन कौन से हैं, कौन कौन से परिभाषाएं जरूरी हैं, जो भी हम डिजाइन करेंगे आगे तो उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है, इन चीज़ों को समझना जरूरी होता है। इसी के बाद हम डिजाइन करते हैं तो फिर इन सारी चीज़ों की जरूरत हमको वहाँ पर पड़ती है। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, डिफिनीशन है, रिवेट का सामान्य या अंकलित व्यास, जिसको हम नॉर्मल डायमीटर ऑफ रिवेट कहते हैं। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी आप जरूर पढ़ें, उसको समझें कि हिंदी में उस टॉपिक को किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है अगर आप केवल हिंदी में या फिर केवल इंग्लिश में जानते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट टॉपिक का जो नेम है, जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उन सभी का नाम आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में जरूर याद रखिए। तो रिवेट का सामान्य अंकलित व्यास, जिसको हम नॉर्मल डायमीटर ऑफ रिवेट बोलते हैं, यह जोड़ में लगने से पूर्व ठंडी अवस्था में रिवेट का व्यास होता है। जो रिवेट हमारा होता है उसका कौन सा व्यास है, ये ज्वाइंट में लगाने से पूर्व जो ठंडी अवस्था में रिवेट का व्यास होता है उसको रिवेट का सामान्य या अंकलित व्यास कहते हैं। इन सारे जो डिफिनीशंस हैं इनकी ज़रूरत हमको पड़ेगी कहाँ पर, इनके जो भी डिजाइन हम करेंगे वहाँ पर इनकी जरूरत हमारी पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा जो डिफिनीशन हमारा है रिवेट का सकल व्यास, जिसको हम ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट बोलते हैं, सकल व्यास को इंग्लिश में। यह जोड़ में लगे रिवेट का व्यास होता है। यह रिवेट छिद्र के व्यास के बराबर लिया जाता है, इसे प्रभावी व्यास भी कहते हैं। तो जो हमारा जोड़ में रिवेट लगता है उसके वो व्यास होता है हमारा सकल व्यास, और जोड़ में लगाने से पूर्व जो ठंडी अवस्था में रिवेट का व्यास होता है वो हमारा होता है सामान्य व्यास, जो हम फर्स्ट पॉइंट में देखे हैं। तो यह रिवेट छिद्र के व्यास के बराबर होता है, इसको हम प्रभावी व्यास भी कहते हैं। तो ग्रास डायमीटर और जो आपके नॉर्मल डायमीटर है, इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है डिजाइन में, न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है गेज रेखा अथवा रिवेट रेखा। ये सभी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, जो छोटे छोटे डिफिनीशन सभी आपको बताए जा रहे हैं। गेज रेखा अथवा रिवेट रेखा आपकी क्या होती है, प्रतिबल की दिशा समांतर रेखा, प्रतिबल की दिशा के समांतर रेखा जिस पर रिवेट लगाए जाते हैं कि गेज रेखा अथवा रिवेट रेखा कहते हैं। जो प्रतिबल की दिशा के समांतर रेखा जिस पर रिवेट लगाए जाते हैं उसको हम गेज रेखा या फिर रिवेट रेखा कहते हैं। चित्र में एक एक दो दो जो आदि गेज रेखाएं हैं, यानी कि ये जो आपकी एक लाइन है जिस पर रिवेट लगाए गए, जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं सर्किल, वो आपके रिवेट को दिखाया जा रहा है, और ये लाइन है जिस पर रिवेट लगाए गए हैं। तो जो लाइन है उसी को हम गेज रेखा या रिवेट रेखा बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ये आपकी होगी गेज रेखा या रिवेट रेखा। गेज दूरी आपकी क्या होती है, गेज डिस्टेंस क्या होती है, तो यह दो निकटतम गेज रेखाओं अथवा रिवेट रेखाओं, गेज रेखा रिवेट रेखा एक ही होती है, यानी कि जो लाइन आपकी है वो गेज लाइन है और इस पर रिवेट लग रहे हैं तो इसको रिवेट रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो यह दो निकटतम गेज रेखाओं के बीच लंबवत दूरी है, इसे जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि एक लाइन ये है जिस पर रिवेट लग रही है, दूसरी लाइन ये है, तो ये लाइनें सारी गेज लाइन या फिर रिवेट लाइन कहलाएंगी, और इनके बीच की जो आपस में दूरी है, इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसको हम बोलते हैं गेज दूरी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। इनके ये जो रेखाएं हैं इनके बीच की लंबवत दूरी हमारी होती है आपस में, वो हमारी गेज दूरी कहलाती है। तो ये आपको ध्यान देना। नेक्स्ट हमारा है किनारा दूरी क्या होती है, एज डिस्टेंस क्या होता है, तो रिवेट जोड़ में प्लेट के किनारे से निकटतम रिवेट छिद्र के केंद्र के बीच लंबवत दूरी को किनारा दूरी कहा जाता है। तो जो हमारा रिवेट जोड़ में जो प्लेट होता है उसके किनारे से निकटतम रिवेट छिद्र के केंद्र के बीच लंबवत दूरी को किनारा दूरी कहा जाता है। तो ये जो हमारा एक रिवेट है, ठीक है, ये रिवेट है, इसका केंद्र है, सेंटर है, तो जो ये प्लेट लगी हुई है, ये प्लेट, तो इनके प्लेट के किनारे से और एक जो रिवेट है उसके सेंटर तक की जो दूरी होती है वही हमारी किनारा दूरी कहलाती है। एक प्लेट से एक रिवेट के जो आपका सेंटर है वहाँ तक की दूरी हमारी किनारा दूरी कहलाएगी, एक किनारे से।
नेक्स्ट हमारा है पिच या अंतराल। पिच या अंतराल क्या होता है? किसी रिवेट रेखा पर स्थित दो निकटतम रिवेटों के मध्य केंद्र से केंद्र दूरी को पिच या अंतराल कहा जाता है। इसे पी द्वारा दर्शित किया जाता है। इन सभी पॉइंट का आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इन सभी पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे और इसी एक फिगर की मदद से आपको सारे पॉइंट समझाए जाएंगे। ये जो फिगर हमारा है इसी की मदद से आपको समझाए जाएंगे सारे पॉइंट। तो पिच या अंतराल क्या हो गया कि किसी रिवेट रेखा पर स्थित दो निकटतम रिवेटों के मध्य, किसी रिवेट रेखा, इसका मतलब क्या है कि एक ही रिवेट रेखा की बात कही जा रही है। जैसे इसमें मान लीजिए 3-4 रिवेट रेखा है, तो ऐसा नहीं कि एक रिवेट रेखा यहाँ से एक रिवेट ले लिए, एक यहाँ से ले लिए, और उनके बीच की जो दूरी हुई उसको नहीं बोला जाता है पिच या अंतराल। पिच या अंतराल किसको बोलेंगे? किसी एक ही लाइन पर जो रिवेट लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 रिवेट लगे हुए हैं, तो इसी एक ही लाइन पर एक ही जो रिवेट रेखा है, गेज रेखा है, इसी लाइन पर जो दो निकटतम रिवेट होंगे, इनके बीच की आपस में केंद्र से केंद्र तक की जो दूरी होगी वही हमारी पिच या अंतराल कहलाएगी, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? आपको क्लियर अभी यहाँ से कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा विषम पिच को अगर जब आप समझेंगे। ठीक है, विषम पिच आपका क्या होता है? यह दो निकटतम रिवेट रेखाओं पर स्थित दो क्रमागत रिवेटों के बीच रेखाओं के समानांतर केंद्र से केंद्र दूरी है, इसे हम P1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका क्या है? ये दो निकटतम रेखाओं पर स्थित। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही रेखा का नहीं लेना है कि एक रेखा पर जो आपके दो क्रमागत रिवेट है उनके बीच की जो दूरी होगी वो आपकी पिच कहलाएगी। लेकिन जो पिच आपके विषम पिच होते हैं ये दो निकटतम रेखाओं, यानी कि एक रेखा ये हो गई, इसके निकटतम क्या ये है, ये नहीं कि एक रेखा ये ले ली, एक रेखा ये ले ली, तीसरा वाला जो दो निकटतम है, या तो यहाँ से हम ले सकते हैं इनके बीच की, फिर इनके बीच की, या फिर इनके बीच की। तो जो दो निकटतम रेखाएं हैं इनके बीच की जो क्रमागत रिवेट है, यानी कि जैसे एक रिवेट यहाँ लगा हुआ है तो दूसरा क्रम से कहाँ आएगा? ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो क्रमागत जो क्या है कि कोई भी क्रम से, तो जैसे मान लीजिए एक रिवेट रेखा है, इसके क्रम के बाद इसके क्रम के बाद क्या, इसका क्रम आएगा, फिर इसका क्रम आएगा। तो इनके बीच की जो दो क्रमागत है और दो निकटतम रेखाओं पर लगे हुए रिवेट, इनके बीच की जो आपस में केंद्र से केंद्र की दूरी होती है हमारी विषम पिच कहलाती है, P1, जिसको हम डिनोट करते हैं P1 से। तो P से आपको पिच को डिनोट करते हैं, P1 से विषम पिच को, जिससे हम गेज को डिनोट करते हैं। एक आपका हो गया किनारा दूरी, एक गेज या रिवेट रेखा हो गया। तो यही सारे पॉइंट है आपके जिसको आपको याद रखना है, छोटे छोटे डिफिनीशन से। ठीक है, तो आपको सारे डिफिनीशंस क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर है तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवेटों में अनुगेय अधिकतम प्रतिबल। जो आपके परमिजिबल स्ट्रेस होते हैं मैक्सिमम वो कितने होने चाहिए? तो MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो यहाँ पर शक्ति चालित साफ रिवेट के लिए एक्सियल टेंशन आपका 100 होता है, शियर आपका 100 होता है, बेयरिंग आपका 300 होगा। हस्तचालित रिवेट के लिए 80 होगा आपका एक्सियल टेंशन, जो शियर होगा वो 80 होगा, और जो बेयरिंग होगा 250 होता है। तो इसका यूज आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं नोट में आपका क्या है? शक्ति चालित स्थल रिवेटों के लिए अनुगेय प्रतिबलों के मान शक्ति चालित साफ रिवेटों के लिए अनुगेय प्रतिबलों के 90% लिए जाएंगे। जो शक्ति चालित स्थल रिवेट होते हैं, फील्ड रिवेट होते हैं, उनके लिए जो परमिजिबल स्ट्रेस के मान होते हैं, जो शक्ति चालित आपके साफ रिवेट होते हैं उनके लिए अनुगेय प्रतिबलों के 90% ही लिए जाएंगे। तो ये आपको नोट में ध्यान देना। नेक्स्ट हमारा है रिवेट जोड़ों की विफलता। जो फेलोर है आपके रिवेट जॉइंट के, कौन कौन से फेलोर है? तो चित्र में एक रिवेट लैब जोड़ दिखाया गया है। जोड़ के विभिन्न परिमाप निम्नवत लिए जाएंगे। तो एक आपको लैब जोड़ दिखाया जा रहा है और इसके विभिन्न परिमाप निम्नवत लिए जाते हैं। किसमें हम किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी आपको। तो डी आपका क्या है? रिवेट का सकल व्यास होता है। जो स्मॉल डी होता है रिवेट का सकल व्यास ग्रास डायमीटर होता है mm में। ठीक है, तो सकल व्यास ही हम यूज़ करते हैं डिजाइन में, ये आपको ध्यान देना है। जो सामान्य व्यास होता है उसको हम यूज़ नहीं करते, उसको हम सकल व्यास में पहले चेंज करते हैं। चेंज करने का फार्मूला क्या है आगे आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो सकल व्यास ही हम डिजाइन में यूज करेंगे। तो जो डी आपका है रिवेट का सकल व्यास होता है, जिसको स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं mm में। पी आपका पिच होता है mm में। टी आपका मुख्य प्लेट की मोटाई। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना। जो स्मॉल टी होता है आपके मुख्य प्लेट की, मेन प्लेट की मोटाई को डिनोट करता है, और जो T1 होता है वो बट जोड़ में प्रत्येक कवर प्लेट की मोटाई को ही डिनोट करता है। जो कवर प्लेट हम लगाते हैं उसकी मोटाई को हम T1 से डिनोट करते हैं, और जो मेन प्लेट होता है उसकी मोटाई को हम T से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है FT, प्लेटों में अनुगेय त्वरण प्रतिबल। ठीक है, जो टेंशन स्ट्रेस होता है उसको हम FT से डिनोट करते हैं। जो FS आपका है अपरूपण प्रतिबल, उसको हम FS से डिनोट करते हैं। जो आपका शियर स्ट्रेस होता है, जो आपका बियरिंग स्ट्रेस होगा उसको हम FB से, यानी कि ये आपका प्रतिबल F आपका यहाँ पर दिखाया जा रहा है प्रतिबल को, और आपका अनुगेय यानी कि अनुगेय प्रतिबल जो आपका है टेंशन में है तो T से, जो शियर में है तो S से, और बियरिंग में है तो B से, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई।
नेक्स्ट हम देखते हैं उपरोक्त में रिवेट का सकल व्यास निम्नवत लिया जाएगा। जो रिवेट का सकल व्यास है ग्रास डायमीटर, यही हम यूज करते हैं डिजाइन में। और इसको हम कैसे लेते हैं, तो जब आपका जो सामान्य व्यास होता है 25 mm सामान्य व्यास तक के रिवेटों के लिए सकल व्यास आपका कितना होगा, इसका एक फार्मूला है। ये दोनों फार्मूले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिए, इसको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। सारे जो भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे इस चैप्टर से, ये चीज़ें आपको जरूर ध्यान देनी है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पॉइंट पूछता है बहुत ज़्यादा। तो 25 mm जो आपका समान व्यास होगा, इस समान व्यास तक के रिवेटों के लिए सकल व्यास जो आपका कितना हो जाएगा, जो समान व्यास होगा उसमें हम 1.5 mm ऐड कर लेते हैं, तो वही हमारा हो जाएगा सकल व्यास और उसी को हम यूज़ करेंगे डिजाइन में। दूसरा हमारा जो है 25 mm से अधिक, ठीक है, 25 mm से अगर अधिक समान व्यास है तो उसके लिए रिवेटो, उसके जो 25 mm से अधिक समान व्यास के रिवेटों के लिए सकल व्यास हमारा कितना लेंगे, सामान्य व्यास में हम 2 mm ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान क्या देना है कि अगर रिवेट का जो समान व्यास है 25 mm तक है, 25 mm है या फिर उससे कम है, तब हम उसके सामान्य व्यास में 1.5 mm ऐड करेंगे, तब हमारा सकल व्यास मिल जाएगा। और जब 25 mm से अधिक है रिवेट का व्यास, तब हम क्या करेंगे, उसके सामान्य व्यास में 2 mm ऐड करेंगे, तब हमको सकल व्यास मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो दोनों लाइन है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जोड़ की जो विफलता होती है वो 3 प्रकार से हो सकती है और कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ की जो विफलताएं होती है, पहला हमारा तनन विफलता होता है, टेंसाइल फेलोर जिसको हम FT से नोट करते हैं, अपरूपण विफलता, शियर फेलोर। तनन में विफलता होती है इनकी, शियर में होती है और धारण में होती है, यानी कि टेंसाइल, शियर और बियरिंग 3 प्रकार के फेलोर होते हैं। और इसी से रिलेटेड आपको फार्मूले मिल जाएंगे, 3 फार्मूले, और यही फार्मूले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको इस फार्मूले का यूज करके न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल भी बहुत ईजी है, आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा न्यूमेरिकल पूरा, और जो भी डिजाइन है उसको भी कराया जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इन्हीं का यूज करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा। तो 3 फार्मूले आप बिल्कुल रट लीजिए और इसी पे बेसिस न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। पहला हमारा तनन सामर्थ्य, ये तो फेलोर हो गए, ठीक है। और सामर्थ्य जब हमको निकालनी होती है इनकी, तो निकालते कैसे हैं, तनन सामर्थ्य इसको हम PT से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये T आपका टेंसाइल को डिनोट कर रहा है और यहाँ पर S आपका शियर को डिनोट कर रहा है और B आपका बियरिंग को। तो इसको PT, PS और PB के नाम से जानते हैं, जो इनके अलग अलग सामर्थ्य, तनन, कर्तन और धारण। इनका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप याद रखेंगे, PT इक्वल टू, यानी कि तनन सामर्थ्य इक्वल टू P माइनस D, ठीक है। P आपका क्या है, पीछे, D आपका डया है, सकल व्यास है, T आपका मेन प्लेट की मोटाई है, FT आपका क्या है, ये फ्लोर जो आपका फेलोर है, तनन विफलता। तनन सामर्थ्य निकाल रहे हैं तो इसमें हम तनन विफलता से मल्टीप्लाई करते हैं, कर्तन सामर्थ्य निकाल रहे हैं तो कर्तन विफलता से, और धारण सामर्थ्य निकाल रहे हैं तो धारण विफलता से। तो ये आपको ध्यान देना है, फार्मूला बहुत ही ईजी है, इन तीनों फार्मूलों को बिल्कुल आपको रट लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल इस चैप्टर में मिलेंगे आगे, ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। तो पहला फार्मूला हमारा हो गया P माइनस D इंटू T इंटू FT। दूसरा हमारा हो गया, ये न्यूटन में होते हैं, π/4 D स्क्वायर इंटू FS। शियर में आपका क्या है कि शियर जब आपका सिंगल होगा तो सिंगल अपरूपण में आप π/4 D स्क्वायर इंटू FS यानी कि 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमको यही मिल जाएगा टर्म, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका शियर 2 होगा, जो आपके कर्तन है 2 होंगे, डबल होंगे, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है शियर में, और बाकी आपको कोई ध्यान नहीं देना है किसी फार्मूले में। धारण जो सामर्थ्य हम निकालेंगे D इंटू T इंटू FB होता है इसका फार्मूला। तो 3 फार्मूले आपको बिल्कुल रट लेने हैं, P माइनस D इंटू T इंटू FT, π/4 D स्क्वायर इंटू FS और D इंटू T इंटू FB, ये आपके तनन, कर्तन और धारण के लिए। तो ये आपका है, और यही आपको लाइफ जॉइंट दिखाया जा रहा था जिससे हम इनके जो भी टर्म है उसको जान लें। तो P आपका क्या होता है, जो आपका ये लैप जॉइंट है, ये आपका प्लेट एक दिखाया गया है, रिवेट जोड़ दिखाया गया है। यहाँ पर पिच लंबाई हो गई आपकी, ये ठीक है, ये पिच लंबाई आपको दिखाई दे रही है, पिच कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, PT क्या होता है, PS क्या होता है, PB क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जोड़ की सामर्थ्य, ठीक है। जोड़ की सामर्थ्य आपकी क्या होती है, एक तो हम सामर्थ्य निकाल लिया उनकी तनन में, धारण में और जो भी आपके कर्तन में हो गया। लेकिन जो जोड़ की सामर्थ्य होती है वो कौन सी होती है, जो PT, PS और PB, ये जो तीनों सामर्थ्य आपकी है तनन में, कर्तन में और धारण में, इसमें से जो मान सबसे कम होता है वही हमारी वास्तविक जोड़ की सामर्थ्य होगी, ठीक है। तो ये लाइन आपको ध्यान देना है कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है, जो न्यूमेरिकल होता है, उसमें पूछ लिया जाता है कि जोड़ की सामर्थ्य क्या होगी। तीनों सामर्थ्य तो आप निकाल रहे हैं तनन में, कर्तन में और जो भी आपके धारण में है, लेकिन उसमें से आपको एक और पूछ लिया जाएगा उसी न्यूमेरिकल में
कि जोड़ की सामर्थ्य आप बताइए, तो जोड़ की सामर्थ्य आपकी कुछ अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो आप पीटी, पीएस और पीवी के मान निकाले हैं उसमें से जो सबसे कम मान होगा वही आपकी वास्तविक जोड़ की सामर्थ्य होगी। तो आप लिख देंगे कि पीटी, पीएस तथा पीवी में से जो मान सबसे कम है वही आपकी जोड़ की सामर्थ्य होगी। और जोड़ की दक्षता अगर निकालनी है आपको न्यूमेरिकल में, तो जोड़ की दक्षता कैसे निकालेंगे, जोड़ की वास्तविक सामर्थ्य आप पहले निकालेंगे, जो तीनों में से कम होगा वो वास्तविक सामर्थ्य हो जाएगी। अपान आपका क्या होता है, ठोस प्लेट की सामर्थ्य, इनका फार्मूला होता है इंटू 100%, परसेंटेज में दिखाते हैं दक्षता को। तो ये ठोस प्लेट की सामर्थ्य का फार्मूला क्या होगा ये हम देख लेते हैं। ठोस प्लेट की सामर्थ्य का जो फार्मूला होता है P इंटू टी इंटू एफ टी होता है। ये तो हमारा पहले से मिला होता है जोड़ की वास्तविक सामर्थ्य जो तीनों में से कम होगा। और ठोस प्लेट की सामर्थ्य हम निकाल लेंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे और इनको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से जोड़ की दक्षता निकल जाती है। तो हम यहाँ पर हमको पूछ लेता है न्यूमेरिकल में कि सबसे पहले तो आपको तीनों सामर्थ्य निकालनी होती है अलग अलग, और फिर हमको वास्तविक जोड़ की सामर्थ्य भी बतानी होती है क्या होगा, और जोड़ की दक्षता भी बतानी होती है। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी किस प्रकार से हम किसका यूज़ करते हैं। तो ये सभी आपके छोटे छोटे डिफिनीशंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आगे जो हमारा वीडियो होगा इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट होगा, न्यूमेरिकल के ऊपर होगा, और जो भी इसका जो डिजाइन का पार्ट है वो भी उसमें कवर होगा। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।